Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is respiratory physiology. रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे कि कितने प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन का, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और फिर उसमें गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इंटरनल फिर रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, इस चीज़ को अपन इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। और जो एनाटमी है, कुछ एनाटमिकल पॉइंट है, उसे अपन इसमें डिस्कस करेंगे। अगर बात करें रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का, अगर इसमें बात करें तो क्या होता है, ये ट्रैकिया के थ्रू मतलब एक्सटर्नल से O2 आएगा हमारे बॉडी में बोले तो ट्रैकिया में आएगा, और ट्रैकिया के थ्रू क्या हो जाएगा, राइट ब्रोंकस में जाएगा और लेफ्ट ब्रोंकस में जाएगा और फर्दर लंग्स तक आएगा। और लंग्स के पास क्या होता है, तुम्हारा एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई आया तो यहाँ तक O2 आएगा और O2 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लंग्स के चारों बगल प्रेजेंट होता है, एक वंश बोल सकते हैं। ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपको क्या, पल्मोनरी कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। ये क्या है, पल्मोनरी कैपिलरीज। फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन आता है, ये ऑक्सीजन का फिल आ जाएगा, इस पल्मोनरी कैपिलरीज में ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ से CO2 आ जाएगा फिर लंग्स में, और लंग्स के थ्रू ट्रेकिया से निकल के ऑक्सीजन बाहर चले जाएगा। ये एक्सचेंज होता है किसके बीच में, लंग्स और ब्लड के बीच में। यहाँ पे एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। फिर क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ब्लड में आ गया ऑक्सीजन, इस ब्लड से क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन को जो पल्मोनरी कैपिलरीज में आया, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, पूरा बॉडी में सप्लाई होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो पल्मोनरी कैपिलरीज में ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, यह ऑक्सीनेटेड ब्लड आपके क्या हो जाएगा, सपोज दैट आपका यह हार्ट है, क्या है, हार्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम्स, ये हो जाएगा आपका राइट एट्रियम्स और राइट वेंट्रिकल्स। ब्लड क्या हो जाएगा, जो लंग्स से ब्लड किसमें आता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में, फिर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से पूरा बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड का सप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा बॉडी में क्या हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड का क्या हो जाएगा, सप्लाई होता है। अगर अपन बात करें रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें ये 3 प्रोसेस होता है। 3 प्रोसेस बोले तो क्या हो जाएगा, एक तो होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। 3 प्रोसेस से पूरा रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट होता है। फिर से बोल रहा हूँ कौन कौन सा प्रोसेस। एक तो हो जाएगा आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और ब्लड में, और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसे अपन बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट, फिर क्या हो जाएगा, ये एल्वियोलाई तक आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होता है। फिर ऑक्सीजन जैसे ही कैपिलरीज में आएगा, ब्लड कैपिलरीज में, फिर क्या हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, और फिर यह क्या करेगा, ये इंटरनल रेस्पिरेशन करेगा। इंटरनल रेस्पिरेशन करने का मतलब क्या हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन बोले जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, जैसे आपका क्रेब्स साइकिल हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। ये जो टिश्यू में जो साइकिल, सेल में जो साइकिल चलता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कंप्लीट ऑक्सीडेशंस वगैरह होता है, क्रेब्स साइकिल्स हो गया, आपका ग्लाइकोलाइसिस वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है, ये जो आपका आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन में आ जाएगा। अगर फर्दर इस डायग्राम का फिर से बात करें, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट लंग्स हो गया, ये आपका हो गया लेफ्ट लंग्स हो गया। अगर डिवीज़न का बात करें तो राइट लंग्स जो होता है, उसमें 3 आपका 2 फीजर मिलेगा। इसका मतलब इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, एक अपर लोब्स, मिडिल लोब्स और लोअर लोब्स में। अगर अपन बात करें, इसमें एक ही फीजर मिलेगा जो क्या करेगा कि इस लंग्स को, लेफ्ट लंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक अपर और लोअर लोब्स में। क्या, अपर और लोअर लोब्स में। एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो डिवीज़न होता है राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में, और राइट ब्रोंकस जो होता है, ये राइट ब्रोंकस थोड़ा थिकर होता है, वाइडर होता है। ये क्या देखा, ये इसका जो डायमीटर है लेफ्ट ब्रोंकस के एस्पेक्ट में, इसका डायमीटर राइट ब्रोंकस का ज़्यादा होता है। एक चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसका डायमीटर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी इन्फेक्शन इसके थ्रू आएगा, इससे ज़्यादा इसमें आने का कोशिश करेगा। क्योंकि इसका जो रास्ता है वो थोड़ा ज़्यादा है और ये थोड़ा नैरो होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जो है चांसेस ऑफ इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, आपका राइट ब्रोंकस में हो जाएगा। लेफ्ट ब्रोंकस में क्या हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम हो जाएगा इन्फेक्शन का। याद रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ये जो होता है वाइडर होता है, ये क्या होता है, नैरो होता है, जिसके कारण चांसेस ऑफ इन्फेक्शन देखिए राइट ब्रोंकस में सबसे ज़्यादा होता है लेफ्ट ब्रोंकस के रेस्पेक्ट में।
अगर अपन एनाटॉमी की बात करें तो ट्रैकिया में क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है देख लेना, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है इसके पास प्रेजेंट होता है ये सब क्या है तुम्हारा सी शेप्ड कार्टिलेज होता है। और यह जो सी शेप्ड कार्टिलेज होता है मेन वर्क क्या होता है इसका, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ट्रैकिया का जो मूवमेंट है ना, इस सी शेप्ड कार्टिलेज भी उसको सपोर्ट करता है। लेकिन याद रखना ये किधर मिलेगा, केवल आपके फ्रंट एंटीरियर साइड मिलेगा। और दूसरी बात, यह इनकम्प्लीट रिंग होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट रिंग होता है। अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें, ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का फर्दर डिवीज़न होता है किसमें। ट्रैकिया जो है सबसे पहले आपका नोज से एयर आया, गैसेस का एक्सचेंज आया और गैसेस का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो गया, ट्रैकिया के थ्रू। और ट्रैकिया फर्दर ओपन हो जाता है आपका ब्रोंकाई में। और एक चीज़ याद रखना, ये जो ब्रोंका है ये जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसका रेडियस नेरो होते जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये जो ब्रोंका है, ब्रोंकाई का भी डिवीज़न होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। और ब्रोंकाई फर्दर किस में ओपन होता है आपका, ब्रोंक्यूल्स में। क्या, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स का भी डिवीज़न होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, लेकिन इसमें टर्मिनल भी देखने को मिलेगा और इसमें रेस्पिरेटरी भी होगा। और फर्दर किस में हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स किस में ओपन हो जाता है आपका अल्वियोलर डक्ट में। और अल्वियोलर डक्ट किस में ओपन हो जाएगा आपका अल्वियोलर सैक। उसके बाद फर्दर किस में हो जाएगा, अल्वियोलाई में। अब अगर बात करें, दो जोन होता है, एक तो होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है रेस्पिरेटरी जोन। ये दोनों को अपन डिस्कस करते हैं, कंडक्टिंग क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्या होता है। जैसे देखो, जैसे ये जो नोज़ है ना, नोज़ से लेकर, अगर इसमें बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट, नोज़ से लेकर क्या, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल का टर्मिनल तक, ये जो आपका रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको बताएगा कंडक्टिंग जोन को। क्या, कंडक्टिंग जोन को याद रखना, नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक बताएगा आपका कंडक्टिंग जोन। और रेस्पिरेटरी से लेकर जो अल्वियोलर सैक है यहाँ तक क्या बताएगा आपका रेस्पिरेटरी जोन। एक चीज़ सवाल आता है कि कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन क्यों बोलते हैं। ये जो कंडक्टिंग जोन है ना, इस कंडक्टिंग जोन में, ये सब जो कंडक्टिंग जोन है, इस कंडक्टिंग जोन में केवल ऑक्सीजन या एयर का क्या होता है कि गैसेस का क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसमें क्या हो जाएगा कि इसका केवल मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, इसके थ्रू हवा आएगी और जाएगी। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यह इसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेस्पिरेटरी जोन, इसके लेयर के रिस्पेक्ट में, जिसके कारण यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता। जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या करेगा, केवल और केवल एयर का क्या करता है, कंडक्ट करता है। और इसमें जो है कुछ एयर्स क्या होता है, भरा हुआ रहता है, जो ना एक्सचेंज होता है ना बाहर निकलता है। उसे अपन क्या बोलते हैं, डेड स्पेस बोलते हैं। अपन बहुत अच्छे से बात करेंगे इसे, क्या बोलते हैं उसे, डेड स्पेस बोलते हैं। और नॉर्मली इसका बात करें, ये कितना होता है, 150 ml होता है, जो अपन फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना, यह डेड स्पेस किसके कारण आया, एनाटॉमिकल स्पेस इसे बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यह एनाटमी के कारण आया ना। इसका जो अगर एनाटमी नहीं, मतलब इसका अगर यहाँ का जो लेयर है थिन होता है तो गैसेस एक्सचेंज होता है, इसका मतलब ये भी कंडक्टिंग जोन होता है, ये भी रेस्पिरेटरी जोन होता है। लेकिन यहाँ पे एनाटमी डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो स्पेस आता है इसके किसके कारण, एनाटमी के कारण आता है। इसीलिए इस डेड स्पेस को क्या बोलेंगे, एनाटॉमिकल स्पेस बोलेंगे। और जिसका वैल्यू कितना होता है, 150 ml होता है। कितना, 150 ml। अगर अपन बात करें रेस्पिरेटरी जोन का, तो रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है, यहाँ का जो लेयर होता है ना, यहाँ का बहुत थिन होता है, जिसके कारण क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। और गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब इस जोन को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रेस्पिरेटरी जोन बोलेंगे। और फिर फर्दर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी जोन के बाद आपका क्या मिलेगा, ये एल्वियोलाई मिलेगा। और एल्वियोलाई भी जो लगभग क्या होता है तुम्हारा 300 मिलियन होता है। ये ह्यूमन लंग्स में कितना होता है, लगभग 300 मिलियन होता है। कितना होता है, 300 मिलियन होता है। अगर इस डायग्राम को अपन फर्दर बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्वियोलाई हो। अल्वियोलाई के अगल बगल क्या हो जाएगा, हम लोग बात डिस्कस कर चुके हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज होता है। क्या होता है, पल्मोनरी कैपिलरीज होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका ब्लड कैपिलरीज है, क्या पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, ये सब जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, और यहाँ पे क्या फिल होगा, आपका ब्लड मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, O2 भी प्रेजेंट होगा और CO2 भी प्रेजेंट होता है। इस CO2 और O2 का क्या होता है, ब्लड से क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, ब्लड से एक्सचेंज होता है। सवाल आता है कि ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा एपिथेलियल टिश्यू, दो टाइप का टिश्यू दिखेगा। एक तो हो जाएगा आपका जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, और एक हो जाएगा आपका जो एमीबॉयडल लाइक स्ट्रक्चर है। क्या हो जाएगा, एक जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, जो एमीबॉयडल लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्रिएट हो रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बना हुआ रहता है टाइप 1 और टाइप 2 टाइप के सेल से बना हुआ रहता है। जो ये फ्लैट लाइक है, इसे क्या बोलेंगे अपन, टाइप 1 न्यूमोसाइट बोलेंगे। और जो ये एमीबॉयड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलेंगे अपन, टाइप
2 न्यूमोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइप 2 न्यूमोसाइट बोलेंगे। अगर अपन बात करें किस में है, ये जो अल्वियोलाई के अंदर टाइप 1 सेल है, टाइप 1 सेल जो होता है क्या आपका लगभग कितना हो जाएगा, 95% बोल सकते हैं अपन। कितना? 95% ये क्या करता है, सरफेस को कवर करता है। अल्वियोलाई का जो सरफेस है, इस सरफेस को कितना करता है, 95% कवर कौन करता है, आपका टाइप 1 न्यूमोसाइट। और टाइप 1 न्यूमोसाइट जब 95% सरफेस को कवर करता है, इसका मतलब जो मेन वर्क इसका क्या हो जाएगा, इसका मेन वर्क होता है गैसियस एक्सचेंज में। क्या जगह? गैसियस एक्सचेंज में मेन वर्क होता है। किस चीज़ में? गैसियस एक्सचेंज में। और बाकी के जो है, जो ये 5% कितना, ये कितना परसेंट हो गया, 95 ये है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5% हो गया। और 5% जो ये परसेंट है, इसका इंपॉर्टेंट वर्क है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो 5% सरफेस एरिया को जो न्यूमोसाइट कवर करता है, न्यूमोसाइट सेकेंड, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेकेंड जो 5% होता है, इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, यह आपको सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करता है। एक इम्पॉर्टेंट है, इसको अपन फर्दर आगे बात करेंगे। इस पे शॉर्ट नोट्स भी आता है सरफेक्टेंट के बारे में, और इम्पॉर्टेंट इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, डस्ट सेल प्रेजेंट होता है, और मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है, यूसिनोफिल प्रेजेंट होता है इस अल्वियोलाई के अंदर। अगर इसमें एक याद रखना, ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है जो 5% है, ये प्रोड्यूस करता है सर्फेक्टेंट का। और सर्फेक्टेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये क्या करता है, रीजनरेट का काम करता है। रीजनरेट का मतलब सपोज दैट अल्वियोलाई का कुछ पार्ट जो है क्या हो जाएगा, इंजरी हो गया, उसमें इंजरी हो गया, तो उसे रीजनरेट कौन करेगा, रिपेयर का काम कौन करेगा, आपका टाइप 2 न्यूमोसाइट। और इम्पॉर्टेंट ये, अगर टाइप 1 न्यूमोसाइट डिजनरेट कर जाता है, तो इसे प्रोड्यूस भी कौन करेगा, तुम्हारा टाइप 2 करेगा। टाइप 1 मान लो डिजनरेट कर गया, तो डिजनरेट का काम भी तुम्हारा क्या करेगा, टाइप 2 न्यूमोसाइट करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये परसेंटेज में कम जरूर होता है, लेकिन सबका बाप है भाई। ये टाइप 2 क्या करता है, ये सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करता है। सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, अगर अल्वियोलाई में कोई भी इंजरी हुआ, उस चीज़ को रिजनरेट करेगा, उसे रिपेयर करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर टाइप 2 न्यूमोसाइट क्या करता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट, यह अगर टाइप 1 न्यूमोसाइट में कोई भी डिफेक्ट हो गया, या टाइप 1 न्यूमोसाइट डिक्रीज कर गया, डिजनरेट कर गया, तो इसको रिजनरेट का काम, इसको प्रोड्यूस का काम कौन करेगा, आपका टाइप 2 न्यूमोसाइट करता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना। अगर अपन बात करें डस्ट सेल और मैक्रोफेज का सिंपली वर्क क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट या कोई भी बैक्टीरिया आपके लंग्स के अंदर आ गया, तो उसे क्या करता है, उसे मार देता है। उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। डस्ट सेल और मैक्रोफेज का ये एक सिंपल फंक्शन है। अगर अपन बात करें फर्दर, अगर मान लो कोई फॉरेन पार्टिकल है, क्या फॉरेन पार्टिकल है जिसका साइज 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है, तो अगर सपोज डेट ये नोज़ के थ्रू इंटर किया, तो नोज़ के थ्रू इंटर करेगा, तो हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है नोज़ में क्या प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट होता है और कुछ म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हेयर प्रेजेंट और म्यूकस प्रेजेंट होता है। यह हेयर और म्यूकस क्या करता है, उस फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर देता है, अंदर जाने नहीं देता। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर मान लो फॉरेन पार्टिकल का साइज़ क्या हो जाएगा, 2 से 10 माइक्रोमीटर तक है, 2 से 10 माइक्रोमीटर तक है। इसका मतलब ये नोज से तो पास हो जाएगा, और जैसे आपका ट्रैकिया और ब्रोंकाई में आ जाएगा, तो याद रखना इसके पास प्रेजेंट होता है सीलिया, और सीलिया का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है। कोई भी पार्टिकल आएगा तो उसको बाहर ही फेंकेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन फेंकेगा। अगर पार्टिकल इधर आ रहा है तो उसको ऊपर की ओर उसे मतलब पुश करेगा, मतलब सीलिया उसे आने नहीं देगा। तो ये सीलिया का डायरेक्शन का मूवमेंट जो होता है ऊपर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सीलिया का मूवमेंट जो होता है सीलिया का, वो केवल और केवल यूनी डायरेक्शन होता है, केवल एक डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन होता है। और यह जो मूवमेंट होता है, ये जो सीलिया का जो मूवमेंट होता है, इसे बोलते हैं सीलिया एक्सलरेटरी मैकेनिज्म बोलते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, डस्ट पार्टिकल को अंदर आने से बचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, अगर डस्ट पार्टिकल्स मान लो अगर फॉरेन पार्टिकल्स 2 माइक्रोमीटर से भी कम है, 2 माइक्रोमीटर से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एयर नोज के थ्रू इंटर कर जाएगा, ये ट्रैकिया के थ्रू, ब्रोंकाई के थ्रू, ब्रोंकियल्स के थ्रू, ये अल्वियोलाई तक आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो जैसे अल्वियोलाई में पहुंचा तो वहाँ पर अल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट होता है, डस्ट सेल प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है। ये क्या करेगा, उसे खत्म कर देगा, वहाँ पे खत्म कर देगा। इसका मतलब कुल मिलाकर बात यह है, कोई भी चीज़ को आने नहीं देगा। अगर अपन इसमें बात करें फर्दर नर्व सप्लाई का, क्या करेंगे, नर्व सप्लाई में क्या जाएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई का बात करें। ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई में बात करें तो इसका 2 डिवीज़न होता है। क्या होता है, 2 डिवीज़न, एक हो जाएगा सिंपैथेटिक, एक हो जाएगा आपका पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है, ये किस पे वर्क करता है, एक रिसेप्टर पे। उस रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर बोलते हैं।
बीटा 2 रिसेप्टर को बोलते हैं। और बीटा 2 रिसेप्टर का काम क्या होता है, यह तुम्हारा ब्रोंको को क्या करता है, ब्रोंकस का डायलेशन करता है। ब्रोंकस डायलेशन होगा, और जब ब्रोंकस का डायलेशन होगा तो ये क्या करेगा, म्यूकस के सिक्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज सिक्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और दूसरा जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट वर्क करता है किस पे, किस रिसेप्टर पे वर्क करेगा, यह मस्कैरेनिक रिसेप्टर पे काम करेगा, मस्कैरेनिक रिसेप्टर। और ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर क्या करता है, ये आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। जब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, सिक्रेशन को इंक्रीज करे, इंक्रीज सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा। तो इसमें क्या जाएगा, म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो अपन इसको डिस्कस करेंगे अब जब हम नर्व सप्लाई पढ़ेंगे, ऑटोनोमी और रेगुलेशन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का, तो वहाँ पे भी अपन फर्दर इसको बात करेंगे। एक चीज़ याद रखना, अब जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, तो ये रिसेप्टर के बारे में बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको रेस्पिरेटरी में ड्रग्स रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप बहुत अच्छे तरीक़ा से इसे डिस्कस करोगे, पढ़ोगे। अगर बस इतना याद रखना, नर्व सप्लाई दो होता है, एक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। सिंपैथेटिक बीटा 2 रिसेप्टर पर वर्क करेगा और ब्रोंको डायलेटर का काम करेगा, मतलब ब्रोंको डायलेशन करता है और साथ साथ क्या करती है, सिक्रेशन को, म्यूकस के सिक्रेशन को कम करता है। अगर अपन बात करें पैरासिम्पैथेटिक को, पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है मस्कैरेनिक रिसेप्टर पे, और यह मस्कैरेनिक रिसेप्टर क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो और साथ साथ ये क्या कर रहा है, आपके सिक्रेशन, म्यूकस के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। बस इतना याद रखना, इसमें फर्स्ट ईयर में आपके बस इतना ही है। अगर सपोज डेट अपन मान के एक लंग्स का बात करें, लंग्स में कितना लेयर होता है, सपोज डेट ये आपका लंग्स है, क्या है, लंग्स है। लंग्स में क्या हो जाएगा, एक तो लंग्स है, और ये सपोज डेट ये आपका क्या हो जाएगा, चेस्ट वाल है, चेस्ट वाल है। एक साइड का अपन बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का लंग्स का बात कर रहे हैं। तो एक जो लेयर होता है आपका लंग्स से चिपका हुआ रहेगा, लंग्स के बहुत क्लोज होता है, लंग्स के बहुत क्लोज होता है, इसे अपन क्या बोलेंगे, विसरल प्लूरा बोलेंगे। और एक जो लेयर होता है ना, वो आपके क्या हो जाएगा, ये जो चेस्ट वाल है उसके क्लोज रहेगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, पेरिएटल प्लूरा बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पेरिएटल और विसरल प्लूरा है, दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। और जो क्या करता है, आपके लंग्स को प्रेशर डेवलप नहीं होने देता है, ये प्रेशर से प्रिवेंट करता है, बॉयंसी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में, मतलब ये प्रोटेक्टिव नेचर का काम करेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज़ सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को आप शेयर करो, हर मेडिकोज तक पहुँचना चाहिए, चाहे जो भी हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, हर जगह, हर मेडिकल्स तक पहुंचना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो को फैलाओ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा नोट्स का, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।